हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू kisanacademy.com। आज हम दी हिंदू और दी इंडियन एक्सप्रेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और साथ में उनमें से जो क्वेश्चंस जो आपके अगले प्रीलिमिनरी में 2024 के आने की संभावना है वो लेके आया हूँ। उससे पहले रोजाना की भांति मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा आज कि आपका प्रीलिमिनरी 2024 इतना कठिन क्यों है और इसको हम ओवर पावर कैसे करेंगे, कैसे सेफ हो। ये बहुत ही जो है कठिन क्वेश्चन है। मैंने कल पूरा एनालिसिस किया आपके 100 के 100 क्वेश्चंस का, प्रीलिमिनरी 2023 का। उसमें सबसे पहले तो मैंने ये पाया है कि बिना न्यूज़पेपर के रीडिंग के और क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किए बगैर नहीं पास हो सकते। ये क्लियर बिल्कुल आप देखना, क्योंकि आप सारे एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विस के, तो कोई आम बच्चे तो है नहीं आप। तो आप ये करके देखना। और इसीलिए मैं बता रहा था, हर बच्चा जब एग्जाम से निकलता है ये कहता है न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ना चाहिए था, न्यूज़पेपर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। 50%, जब आपके 50 क्वेश्चन जीएस के न्यूज़पेपर में से आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं वो तो आपकी स्टेटमेंट्स में बीच बीच में हेल्प करेगा। मेन तो आपका न्यूज़पेपर है जो आपको बचा सकता है। और रोजाना आप देख रहे हैं पिछले एक महीने से जो क्वेश्चन मैं निकाल के ला रहा हूँ वो मुझे भी नहीं आते, ना आपको आते। और 50% क्वेश्चन ऐसे जो आपने भी नहीं सुने, मैंने भी नहीं सुने। मेरा तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 40 साल का एज प्रोफेसर। और न्यूज़पेपर भी मैं पिछले 40 साल से ज्यादा से पढ़ रहा हूँ। तो आपको भी कैसे वो सारे कंसेप्ट मैं रोज लेके आता हूँ जो कि नहीं पता, और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हमें समझ आती है। इसका मतलब ये हुआ यदि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रीलिमिनरी हमारा बाई चांस तुक्का लग गया तो अलग बात है, नहीं पास होगा। दूसरा मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो रिजेक्शन टेक्निक से हो जाए, कि आपको मान लिया जो है एक नहीं आता, चार में से एक नहीं आता, फिर भी मुश्किल है निकालना। क्योंकि पूछे ऐसे रखे हैं कितने पेयर ठीक है, कितनी स्टेटमेंट्स ठीक है। जब तो सारा नहीं आएगा पूरा क्वेश्चन का आंसर, तब तक आपका सवाल ठीक नहीं हो सकता। पूरे क्वेश्चन का आंसर आएगा न्यूज़पेपर से, क्योंकि जब वहां डिस्कस होते हैं कंसेप्ट वो पूरा डिस्कस करते हैं। मैं रोजाना आपको नई नई चीजें देता हूँ। मैं एक क्वेश्चन देख रहा था कि बीटा पूछ रखे तुमने, व्हाट इज बीटा। बीटा टर्म पूछ रखी स्टॉक मार्केट की, मुझे तो पता था बीटा होती है जो वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं ना, वो बीटा में आते हैं और वो एक से ज्यादा वैल्यू होती है। ये आम बच्चे को नहीं पता होता, और इवन जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको भी नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन चार पांच जरूर मिलेंगे आपको। वो मैं आपको रोजाना लेके आ रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट करना इससे। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता अपनी तरफ से। आज मैं भी इसी तरह के क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ जो आपने सुने नहीं। और हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा जैसे ही एग्जाम में आएगा, सरप्राइजिंगली। हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा नहीं ये तो नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब हमारे कितने रेलिवेंट क्वेश्चन है। ये जो स्ट्रेटजी, इनोवेटिव स्ट्रेटजी जो फर्स्ट टाइम हम लेके आए हैं इस academy.com पे, ये आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं है। आप खुद समझदार हैं, आप कंपेयर कीजिए। और रोजाना जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे, जब तक आपकी ये तैयारी नहीं हो सकती। इस साल के एंड में या प्रीलिमिनरी से पहले आप जब 5,000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दे दोगे तो कुछ ही बचेगा आपका करंट में, सारा इन हो जाएगा। स्टैटिक आप करते रहोगे साथ साथ। तो स्टैटिक में भी वो पोर्शन आता है जो कि अब जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन पर चल रहा है, या जो आरपी एक्ट में चेंजेस हो रहे हैं वो भी अखबार में डिस्कस होता है। या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट कमेटी है क्या चेंज करने जा रहे हैं वो भी न्यूज़पेपर में डिस्कस होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जो है न्यूज़पेपर पर डिपेंडेंट ही है। और यही यूपीएससी के पास एक हथियार है जो कि आम कैंडिडेट, जो कि नॉर्मल कैंडिडेट, तो उसको निकाल देते हैं 1 मिनट में। तो ये आपने सिर्फ एक ही तरीका मुझे नजर आया सारा एनालिसिस करने के बाद कि भी प्रिलिमिनरी जो है पहला स्टेप है, इसके बगैर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं यदि वो प्रिलिमिनरी कर जाए, उनकी आंसर राइटिंग स्किल इतनी बढ़िया है इनका, और उनका ऑप्शनल इतना बढ़िया तैयार है सब्जेक्टिव, वो रैंक भी ले सकते हैं, फर्स्ट 50 में भी आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अगेन, कि आपका प्रिलिमिनरी 2024 का बहुत बड़ी हर्डल है। और उसके लिए कैसे तैयारी करनी है वही मैं सारा दिन आपको बताता हूँ। हर न्यूज को, हर क्वेश्चन को मैं आपके प्रिलिमिनरी से और मेन से रिलेट करता हूँ। तो जो मेरा मेन का क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल ऐसा हु वो होता है जैसे कि एग्जामिनर ने सेट किया है आपके अगले मेन के लिए। तो कितनी बड़ी बात है।
आप इसको यदि वैल्यू देंगे तो मैं समझता हूँ कि आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपके 100 प्लस आ जाएंगे। तो इसलिए रोजाना kisanacademy.com पे जाके अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, अपना स्कोर लीजिए, और जो नहीं आता वो आप न्यूज़पेपर में चेक कीजिए। अब हम सीधा चलते हैं एडिटोरियल पेज पे, दी हिंदू के। इससे पहले 5 पेज पे कोई ऐसी न्यूज मुझे नहीं नजर आई, उसमें जो कोई आपका सवाल था। अब ये बार बार जो है क्वेश्चन आ रहा है, बिल है, ये 3 बिल लेके आ रही है सरकार। BNS, BNSS और BS, ये 3 बिल है। तीनों बिल अब पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी पे है, और ये जब भी पास हो जाएंगे तो काफी चेंजेस आएंगे हमारे जुडिशियल सिस्टम में। तो इसमें से एक जो बिल है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये बिल जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो आपकी है 73 की, उसको रिप्लेस करेगा। उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे टेक्नोलॉजी यूज होगी, सीन ऑफ क्राइम पे कैसे डील करना है पुलिस ने, हैंडकफिंग के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, ये सारे, और ड्यूरेशन क्या होगी पुलिस कस्टडी की, ये सारे बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए गए हैं। ये बार बार आर्टिकल आते रहेंगे इन तीनों बिल पे, क्रिमिनल लॉ बिल्स पे। और आपने इसके नोट्स बनाने हैं, और ये अगले साल आपकी मेन एग्जामिनेशन में, प्रीलिमिनरी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये एडिटोरियल हिंदू का ईस्टर्न हैज, इसमें एक क्वेश्चन मैंने निकाला है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं था। ये जो अंकटाड है, UNCTAD इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल ट्रेड अपडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आउटलुक के बारे में बताती है, ग्लोबल ट्रेड के। तो ये रिपोर्ट कई बार प्रीलिमिनरी में आपके ऐसी रिपोर्ट एक क्वेश्चन आ जाता है, और आता बड़ा मुश्किल है, तो ये मुश्किल वाले में से ही। ये श्रीलंका पे एक आर्टिकल है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसे आर्टिकल होते हैं उसमें से क्वेश्चन निकालने बड़े मुश्किल होते हैं, आपका नजर नहीं पड़ती। तो एक जो है, ये टेम्पल है आदि अयनार कोविल, ये तमिल हिंदूज का है श्रीलंका में। वो लोकेशन है कुरुंथु मलाई, कुरुंथु मलाई। ये ध्यान रखना श्रीलंका में है। और वहां पे 2 कम्युनिटी है, आप सभी को पता है, तमिल है और एक सिंहलीज है। सिंहलीज बुद्धिस्ट है, तमिल हिंदूज है। उनका इस टेम्पल पे, ये हालांकि टूटा हुआ है टेम्पल, यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है दोनों का, तमिल का भी और सिंहलीज का भी। तो आपसे लोकेशन पूछ सकते हैं, इस टेम्पल का नाम पूछ सकते हैं, और ये कहाँ पे है। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन बना आपके प्रीलिमिनरी के लिए। अब हिंदू के 10 नंबर पेज पे है, ये अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरपर्सन है, अजाली सौमानी, ये आपको पता होना चाहिए, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस में है, जितनी भी ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रिक्स है, अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, G20 है, आसियान है, बहुत सारी है, बिम्स्टेक, ये आपको सभी में से एक या दो क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में भी और मेन एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है। तो ये जो प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है अफ्रीकन यूनियन का, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम उठाई है। एक तो ये है कि भाई क्या अफ्रीका प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जिसे ड्राउट की है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिलिट्री कूप्स हो रही हैं। तो इन्होंने एक सजेशन दे दी, जब तक अफ्रीकन कंट्रीज की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, तो दूसरे कंट्री वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो है, जो ये 55 कंट्री की अफ्रीकन यूनियन है, वो उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो एक इमिग्रेशन क्राइसिस बताया इन्होंने, क्योंकि जहां भी मिलिट्री कूप होते हैं वहां से इमिग्रेट करते हैं, यूरोप में, इसराइल में, दूसरे कंट्रीज में। और एक हंगर है, जैसे अब यूक्रेन और रशिया के जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें ये काफी इफेक्ट हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये इन्होंने अपनी प्रॉब्लम उठाई है, ये हमें सब पता होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट आ जाता है अफ्रीकन यूनियन और इंडिया के रिलेशंस का, तो ये सारी आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसमें इंडिया क्या हेल्प कर रहा है इनकी, और इंडिया का के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है जब इस तरह की चीजें होती है। ये पेज नंबर 11 पे, वर्ल्ड पेज पे, हिंदू में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन बहुत ही छुपी हुई है, दिख नहीं रही थी, ये ऊपर थी छोटी सी। लेकिन इसमें एक प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन क्लियर कट नजर आ रहा है मुझे, कि यूक्रेन के जो रशिया ने ऑक्युपाई किए थे पिछले साल, आपको मैं बार बार बताता था, 4 रीजन है ये, उनमें इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये यूक्रेन ने इसको ऑब्जेक्ट किया है, रशिया ने कहा है कि ये हमारे जो है, हमने ऑक्युपाई नहीं किए। तो इनका ये 4 लोकेशन है, ये चारों आपने याद रखनी है, जो कि यूक्रेन में थी और इन्होंने ऑक्युपाई कर ली। चेप्रोजिया, खरसन, डोनस्टक, लुगांस्क, ये 4 लोकेशन आपने याद रखनी है, जो यूक्रेन में एग्जिस्ट करती हैं और रशिया ने ऑक्युपाई कर लिए वार में। साउथ चाइना सी है, जो ये बोन ऑफ कंटेंशन रहता है हमेशा, जो आसियान कंट्री है, खास करके ताइवान, फिलीपाइन, इंडोनेशिया और चाइना। तो इसमें जो लोकेशन है, ये आपसे कई बार पिछले एग्जाम में पूछी गई है, कि एक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड थॉमस सोल इन स्पार्टली आइलैंड। ये आपने मैप में जाके देखनी है, इंपॉर्टेंट ये है मेरे लिए। ये फिलीपाइन और चाइना के बीच में स्कर्मिशेज हुई है,
तो वो आपने सेकंड थॉमस सोल स्पार्टी आइलैंड जाके अपने मैप में देखो। ये इंडिया में G20 जो समिट हो रही है, उसमें यूएससी की जो ट्रेजर सेक्रेटरी है वो आई हुई है। उन्होंने अपना जो है व्यूज दिए हैं एमडीबी पे। एमडी में बार बार जो है रोजाना ये आपके उसमें आ रहा है, न्यूज में डेली आ रहा है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। इससे मैंने कई क्वेश्चंस भी निकाले हैं। इन्होंने दो जो है व्यूज अपने दिए हैं। एक तो ये है कि इनकी रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए एमडीबीज की। एक तो फंडिंग पे, कि फंडिंग की जो है ज्यादा से ज्यादा डेवलप कंट्री से आनी चाहिए। दूसरा, लो इनकम कंट्रीज को इसकी लैंडिंग कैसे हो, कैसे बढ़े, वो इन्होंने इस पे बताया है। ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है एमडीबी के लिए, इसलिए मैंने एमडीबी पे एक सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन निकाला है और दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल दिए। और एक ये आपको पता होना चाहिए, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं इसको। ये हिंदू में 13 नंबर पेज पे इथेनॉल पे, बायोफ्यूल पे जो है एक क्वेश्चन मैं ज्यादातर देखता हूँ, अल्टरनेट ईयर पे आता है। बायोफ्यूल फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ये इसमें आईओसी का प्लांट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। उसमें ये बताया गया है जो बायो इथेनॉल प्लांट है उनका, वो राइस हस्क इस्तेमाल करता है, जिसको पेडिस्ट्रा कहते हैं, जो कि हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में जलाते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। उसका प्लांट लगा है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस हमारे को किताबों में नहीं मिलते। उसके बाद फिर जो है इसमें टर्म है कोर्सिया, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम ऑफ इंटरनेशनल एविएशन। कोर्सिया क्या स्कीम है, इसका क्या मतलब है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं और ये आपने सुने नहीं होते जनरली। ये निकालते हैं एग्जामिनर, जो मैं निकाल रहा हूँ। तो हम उसी पैटर्न पर चल रहे हैं, जो एग्जामिनर सवाल निकालेगा वैसे हम निकालते हैं। तो आपने ये आर्टिकल को अच्छी तरह से पढ़ के नोट करना है। आप देखेंगे हर न्यूज़पेपर में इस तरह की जो ना पिक्चर्स आई हुई है, जो G20 के हमारे लीडर्स आ रहे हैं विभिन्न देशों से, और जो इनवाइट किए गए हैं। ये तो मेंबर्स हैं और एक इनवाइट किए गए हैं। उनकी ये जो पिक्चर दिखाई है, इसका भी प्रिलिमिनरी में आपका इंपॉर्टेंस है, महत्व है। आप इसको देखते नहीं, लेकिन मैं इसको इस तरह की चीजों को सबसे पहले देखता हूँ एज एग्जामिनर। इसमें आपको ये बताया गया है किसका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का वो G20 अटेंड करेगा, तो उनके नाम। अब आपको वैसे नाम याद करोगे, क्राइमिंग करोगे तो याद ही नहीं होगा कभी भी। इनको पढ़ो बार बार, किस कंट्री का कौन प्रेसिडेंट है और किस कंट्री का कौन सा प्राइम मिनिस्टर है। अब ज्यादातर क्या होता है, जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट सेम ही है। तो लेकिन हमारे यहाँ जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट है। तो इसमें आपने ये देखना है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर अटेंड कर रहा है, कौन सा प्रेसिडेंट और उनका नाम। तो इसको ध्यान से आप नोट करना। ये जो पिक है इसमें आपको क्वेश्चन जो है इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा और एग्जामिनर फ्रेम कर देगा। ये इसमें लिखा है G20 इनवाइटी कंट्रीज। अब इसमें से मान लिया मैंने जो ना आपको दो दो पेयर बना दिए, कौन कौन से कंट्री G20 के मेंबर्स हैं। वैसे तो 20 इतने याद रहते नहीं। तो इसमें ये इनवाइटी मान लिया मैंने इजिप्ट दे दिया, इजिप्ट इज ए member of G20। नो, इट इज नॉट, बिकॉज दीज आर इनवाइटी कंट्रीज। मॉरिशस है, नीदरलैंड्स है। तो आपने ये भी नोट करने हैं कि ये G20 के मेंबर्स नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में, सिविल सर्विसेज के, कि ये कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जैसे CDRI का मैंने कल क्वेश्चन डाला था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, आज ऐसा क्वेश्चन मैंने डाला है। ये हमें पता ही नहीं होता। FSB मैंने सुनी नहीं थी, CDRI ने भी नहीं सुनी हुई। इसमें बहुत सारी इंस्टीट्यूशन हमने सुनी नहीं, उस पर सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है। हमने तो ADB, ILO ये तो सब सुनी है, लेकिन इन पे क्वेश्चन आ जाता है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सब अच्छी तरह से इनके क्या ऑब्जेक्टिव है पहले तो एक लाइन में ये पता होना चाहिए मेन, और इसके मेंबर्स, और ये कौन से आपके इंटरवेंशन पॉइंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे आप इसके अलग अलग हर एक इंस्टीट्यूशन के नोट करो। हमारा G20 का जो थीम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, वो इसमें मैंने ये स्लाइड दिखाने का ये था मतलब कि इसमें भी सेशन है। वन अर्थ पे अलग है, वन फैमिली पे अलग है, वन फ्यूचर पे। इसको आप समझना जब ये सेशन होंगे, इसका क्या मतलब है, वन अर्थ में क्या डिस्कस करेंगे, वन फैमिली में क्या डिस्कस करेंगे, और वन फ्यूचर में क्या डिस्कस करेंगे। और इसमें इंडिया का G20, इंडिया का जो शेरपा है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, CEO है अमिताभ कांत। G20 समिट में इस तरह के आर्टिकल बहुत आते हैं, कभी इंडो ऑस्ट्रेलिया का आ गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आ गया, कभी ब्राजील के साथ, चाइना के साथ। इसमें आपने ये समझना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हमारे क्या रिलेशंस है,
ट्रेड रिलेशंस या दूसरे जो डिफेंस के दिए हैं इसमें कोई भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो 2022 में हुआ है, 2 अप्रैल 2022 को हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कभी भी पूछ सकते हैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट होगा किस कंट्री के साथ होगा, 4 कंट्री दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे। इसी तरह आपका ब्राजील के साथ। तो ये आपने पूरा पढ़ के इसमें से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन जरूर निकालना है। ए लिविंग डॉक्यूमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन है ये, इन्होंने लिखा है। इसमें ये आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे इसमें लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर, कभी भी डिस्प्यूट रहता है हमारा कौन सी बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू में बार बार आता रहता है ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। केशव भारती के पास ये जब बेसिक स्ट्रक्चर जो बताई गई, उसके बाद ये जो है हमारे बताते रहते हैं इसमें कितने शेड्यूल हैं। जैसे 12 शेड्यूल है, 448 आर्टिकल है, कुछ उसमें कितने अमेंडमेंट हो गए, इस तरह की बातें इनमें इस तरह के आर्टिकल में आती रहती है। आप पढ़ के थोड़ा नोट कर ले, बहुत ज्यादा इसको जो है नोट करने की जरूरत नहीं है। जो आपको लगे ये प्रीलिमिनरी में आ सकता है उसको आप इमीडिएटली नोट करो। ये जैसे मैं बता रहा था ना आपको बीटा, कल मैं बता रहा था क्वेश्चन बीटा का आ रहा है इसमें, आपके पिछले प्रीलिमिनरी में बीटा का क्वेश्चन आ रहा है, बीटा स्टॉक कौन से होते हैं। इसी तरह ये है ICRR, ये मैंने भी नहीं सुनी थी पहले, फर्स्ट टाइम में सुन रहा हूँ। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, जब आप फर्स्ट टाइम सुनते हैं उसके नोट्स बना लें और उसको ऑन करें, आप अपना बना लें उसको। ये मेरा अपना हो गया क्वेश्चन। ICRR जो है ये क्या है, ये जब लागू होती है, RBI इसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है बैंकों, जो दूसरे हमारे बैंक्स हैं उनके लिए, कि जब भी हमारी नोटबंदी होती है, डिमोनेटाइजेशन होती है, जैसे पहले हुई थी 2016 में, अब 2023 में हुई है, 2000 के नोट बंद कर दिए। जब नोट बंद करते हैं, जब बैंकों में जो नोट आते हैं उसमें हमारी जो है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बैंकों में, वो पैसा कहाँ लेके जाए। तब जो है ये जो RBI है वो इंक्रीमेंटल CRR तो नेचुरली रहती है हर एक बैंक के लिए, कैश रेजो रेशो तो लागू रहती है, उससे ऊपर ये होती है इंक्रीमेंटल, मतलब एडिशनल, एडिशनल लागू कर देता है। तो ये करता है सिर्फ टेम्परेरी मेजर के तौर पे। ये आपसे पूछेंगे इट इज परमानेंट और टेम्परेरी, क्योंकि जब आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा ICRR क्या होती है। तो ये सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में है जब नोटबंदी होती है, जब लिक्विडिटी ज्यादा हो जाए, ये लगे भी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होगी, जब लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी बैंकों के पास, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो ये बैलेंस बनाना होता है RBI ने। बैलेंस बनाने के लिए ये ICRR एक टेम्परेरी मेजर बैंकों पे लागू करके, दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरे बैंक, ये आपके मान लिया मेन एग्जामिनेशन में आ जाती है। व्हाट इज ICRR एट प्रेजेंट, क्या है ये, कितने परसेंट है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने न्यूज़पेपर में दे दी ICRR की। इट इज एन एडिशनल कैश बैलेंस विच RBI कैन आस्क बैंक्स टू मेंटेन ओवर एंड अबोव CRR। ओवर एंड अबोव जैसे मैंने बताया ना CRR, कैश रिजर्व रेशो, ये आपने लिखना है मेन में, या प्रीलिमिनरी में भी आ सकती है स्टेटमेंट। ये बिजनेस पेज हिंदू का भी और इंडियन एक्सप्रेस का, दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहली न्यूज भी जो आपके क्वेश्चंस थे इंडियन एक्सप्रेस के बिजनेस पेज से निकाले हैं, और ये भी इकोनॉमी या बिजनेस पेज से निकाले हैं, पेज नंबर 21 पे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किताबों में से नहीं आते। जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन भी नया है, मुझे भी नहीं आता था पहले, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं ये। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिनटेक, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फिनटेक्स कंपनी कौन सी है, इनको कौन कंट्रोल करता है, RBI करता है या कोई और करता है, या इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया की इकोनॉमी में, और इम्पैक्ट क्या है, और वर्ल्ड लेवल पे क्या है। और इसमें एक ये टर्म आई है SRO, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये NGO है जो कि इसकी ऑडिट करेगी, इसको रास्ता दिखाएगी। तो ये इस पे SRO पे मान लिया आ जाता है या फिनटेक्स पे आ जाता है, तो ये आर्टिकल आपको हेल्प करेगा आपका प्रिलिमिनरी में। प्रिलिमिनरी में ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि वैसा रहो, आप ढूंढते रहो, हमें पता ही नहीं चलेगा SRO पे क्वेश्चन तैयार करना था, क्वेश्चन ही नहीं पता चलेगा हमें अगले साल के लिए कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये अखबार से पता चलता है नए क्वेश्चंस का। डेली एक आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज पे, एक या दो, कई बार 3 भी आ जाते हैं, पेज नंबर 23 इंडियन एक्सप्रेस का। ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपके मेन के क्वेश्चन और प्रीलिमिनरी के क्वेश्चन बड़े छुपे हुए हैं। अब इसमें ये G20 की समिट हो रही है, तो इन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ओरिजिन कैसे हुआ, हिस्ट्री, पर्पस। और आप देखिए आगे इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म करने की ना टेक्निक बताता हूँ इसी आर्टिकल से। ये मुझे जो ना कितने क्वेश्चन कैसे निकाले। पहला पैरा देखिए आप, G20 कंप्राइजेज 19 कंट्रीज, ये 19 कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। आप कहेंगे भी 20 क्यों नहीं है, आप तो 20 कहते हैं G20 में, नहीं,
कंट्री 19 है, एक यूरोपियन यूनियन है जो कि आपको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था अब तक। ये कंट्री में नहीं है, तो यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्री है यूरोप के। उसके बाद 85% ग्लोबल जीडीपी कंट्रोल करती है G20। जब आपसे पूछेंगे ना क्या इंपॉर्टेंस है G20 की, तो आपने ये लाइन लिखनी है, आपके नंबर पूरे आएंगे। और उसके बाद 2/3 पॉपुलेशन है, कितनी इंपॉर्टेंट है। 2/3 पॉपुलेशन G20 में है कंट्रीज में। और इसमें 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, आपने तीनों ऑब्जेक्टिव क्रैम करने हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ G20, ये पहली बार मैंने किसी न्यूज़पेपर में देखे हैं। वैसे तो इसका एक अलग से कोशिश करूंगा मैं, अलग से G20 पे एक पूरी की पूरी वीडियो बनाऊं कि क्या, कौन से कंट्रीज है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका इम्पैक्ट है ग्लोबल लेवल पे, इंडिया को इसकी क्यों जरूरत है, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस 3 ऑब्जेक्टिव है, ये फाइनेंस पे है ये। इट इज एन इकोनॉमिक फोरम, कई बार पूछ लेते हैं। इट इज G20 इज एन इकोनॉमिक फोरम। ये तीनों ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स से हैं, खास करके एमडीबी या फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ये सारे। तो आपने ये याद रखना। उसके बाद इन्होंने खुद ही आपके लिए क्वेश्चन बना दिया, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके मेन एग्जामिनेशन के व्हेन एंड व्हाई वाज G20 क्रिएटेड, मेन का क्वेश्चन है। हाउ डज दिस ग्रुप ऑफ G20 वर्क्स, ये भी आपका क्वेश्चन बना दिया। व्हाट डज प्रेसिडेंसी ऑफ G20 एंटेल, देन व्हाट विल हैपन इट एट द G20 लीडर्स समिट, क्या होगा। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा लास्ट वाला, इसकी जगह आएगा जो आपकी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आएगी 2023 की G20 की, अभी 2 दिन के बाद। वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, उसको आपने क्रैम करना है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट, मैंने एक ऐसे क्वेश्चन निकालने की आपको टेक्निक सिखा दी। तीसरा जो अनऑफिशियल है, उसमें जो जितने भी जो सिविल सर्विसेज सोसाइटीज हैं, एनजीओज हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह का ये इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। ये कई बार मेन एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लेते हैं। अब हम चलते हैं हिंदू के क्वेश्चंस पे। और ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि बड़े रेयर क्वेश्चन है, जो कि मैं 2-2.5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल से निकल पाता। दिस इज अ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन मैंने एडिटोरियल से कितनी मुश्किल से निकलता है ऐसा क्वेश्चन, आप खुद पढ़ के देखिए। ये क्वेश्चन जब मैंने निकाला, UNCTAD रिलीज इट्स रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेड अपडेट। ये रिपोर्ट का नाम याद रखना है, कौन इसको रिलीज करता है। ये 99% स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल रिपोर्ट है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी टफ था निकालना, आप खुद देखेंगे। ये जो टेम्पल मैंने बताया था ना, आदि ऐनार कोविल टेम्पल, ये श्रीलंका में है। ये तमिल हिंदू इसको पूछते हैं। और ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन श्रीलंका तमिल्स और छियालीस बुद्धिस्ट, 46 वहां बुद्धिस्ट। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए आप, कि सेकंड थॉमस शोर इन स्पार्टली आइलैंड, ये लोकेशन है, इंटरनेशनल लोकेशन आपके आनी है। 3-4 क्वेश्चन आने हैं, तो उनमें से एक है ये। तो ये भी न्यूज में से निकाला, इंटरनेशनल में से, वर्ल्ड पेज में से। ये SAF भी नहीं सुना होता हमें, व्हाट इज SAF। इसमें क्या है, ये नॉन एडिबल, एडिबल और यूज कुकिंग ऑयल से बनता है, और ये इसमें मिलाया जाता है एविएशन फ्यूल में, दैट इज SAF। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, फॉरेक्स रिजर्व, ये तो आपको स्टैटिक में मिल जाता है कि इसमें क्या क्या आते हैं। आरबीआई मेंटेन करता है इसका फॉरेक्स, ये ध्यान रखना। आरबीआई इज मेंटेनिंग आवर फॉरेक्स रिजर्व, जिसमें क्या क्या आता है ये सब आपको पता है। ये कई बार गेम्स में भी आता है, कौन सा गेम, खास करके 24 में जो गेम्स हो रहे हैं, वो आज अखबार में आ रही है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पैरालंपिक्स गेम्स हैं 2024 के, जिसमें दीपा मलिक इस तरह के खिलाड़ी थे, वो पेरिस में होगा अगले साल। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस के क्वेश्चंस पे। सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस कर दिए, लेकिन दिखा दिए सारे आपको। अब इसी तरह इसमें भी मैं जो ना कुछ 4-5 क्वेश्चन इसमें करके वो सारे आपको दिखा देंगे। फिर आपने क्या करना है, kisanacademy.com पर जाके इनको सोल्व करना है। वो सारे क्वेश्चन वो है जो कल तक अखबार पढ़ने से पहले ना आपको आते थे ना मुझे आते थे। तो जैसे ये देखिए, सिंथेसिस रिपोर्ट ग्लोबल स्टॉक टेक, GST के नाम से एक रिपोर्ट आती है। तो ये रिपोर्ट क्लाइमेट से रिलेटेड है। UN क्लाइमेट एक संस्था है, वो रिलीज करती है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, ग्लोबल स्टॉक टेक, फाइनेंस से है, क्लाइमेट से है, किसी से है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े ही टफ क्वेश्चन है ये। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, और फोर्थ क्वेश्चन ये आया ना, ऐसे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले।
प्रीलिमिनरी में आपके। इस बार गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम एक टैक्स लगाया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। हालांकि हमारे यहाँ जो है वर्चुअल जो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है, इस तरह के है ना जो, वो हमारे यहाँ भी आरबीआई ने रिकमेंड नहीं की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भी इसको, इस पे आप स्टडी करो, इसको रिकमेंड करना चाहिए, जब पूरे ग्लोब में कई कंट्री ने कर दी। लेकिन अभी इसमें कई समस्याएं हैं, इस पे अध्ययन हो रहा है। तो लेकिन इंडिया में यूज तो हो रही है, हालांकि इलीगल है, लेकिन उसमें क्या है, जो यूज करेगा उस पर टैक्स लगेगा। मान लिया कोई किसी देश की लेता है करेंसी, ये वर्चुअल, कुछ इसमें ट्रेड करता है खास तौर पे, तो उसमें जो है टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, तो 30% टैक्स लगाया है। ये आपके प्रिलिमिनरी में पूछ लेते हैं क्वेश्चन इस तरह का। अब मैंने आई सीआरआर पे, इंक्रीमेंटल सीआरआर जो है ना, कैश रिजर्वेशन, उस पर क्वेश्चन बना दिया कि अगले साल प्रीलिमिनरी में आपका क्वेश्चन यदि बना तो ऐसे ही बनेगा इस पे, और कुछ बनता नहीं था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको ये आईसीआरआर सुना ही नहीं होता, तो उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? ऐसे आपको 10-15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। अभी ये इस तरह के देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये है, हाउ मेनी कंट्रीज इन G20। ये हालांकि बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, एसएससी के लिए तो अच्छा है ये। G20 में 19 कंट्री है, एक यूरोपियन यूनियन है, तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार हम। यही ऐसा लगता है भी एक कंट्री और ना आ गया हो, कभी अफ्रीकन यूनियन आ गई 21 बना दिए, नहीं, इसमें 19 है। अब ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक कॉन्सेप्ट मैंने जो है 3-4 दिन से न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सुनी है। हालांकि ये नहीं पता था ये, जब ये देखिए आप, इसमें जो है एमडीबी है, इस पर मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया है, और आईएमएफ नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन। ये 99.5% स्टूडेंट्स के लिए है जो कंफ्यूज हो जाएंगे, आईएमएफ नहीं है। अब ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्रेस का ये 14 नंबर का। आपको मेरे ख्याल अभी किसी को ही नहीं पता होगा, वेरी द सेक्रेटरीट ऑफ G20 ग्रुप कंट्री। जितनी ये ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादातर जो है परमानेंट एक सेक्रेटरीट होता है, जैसे मान लिया ब्रिक्स है, या आपकी कोई बिम्स्टेक है, एससीओ है, आसियान हो रहा है, इनके सेक्रेटरीट हैं बने हुए। तो ये जो G20 है, इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है अभी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये मैं आपको पिक्चर दिखा रहा था ना, उससे क्वेश्चन बना दिया मैंने। जो स्टेट हेड्स थे, प्रीमियर थे या प्रेसिडेंट थे ना, जो आ रहे हैं हमारे G20 में, कोई इन्वाइटेड है या G20 के लीडर्स हैं, उस पर ही मैंने क्वेश्चन बना दिया। जैसे यूरोपियन यूनियन का आपको किसी को नहीं पता कौन प्रेसिडेंट है, तो इस तरह का आपने अपने क्वेश्चन बनाना है इनसे। ये तो मैंने अपने बना दिया, कुछ कंट्री दे दिए, तो आप अपने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें ये जो है, 5 ही जो आपके स्टेटमेंट पेयर जो है ठीक है, एक पेयर गलत है, जो ये इटली वाला पेयर है, ये देखना, आप चेक करना, इटली का प्राइम मिनिस्टर कोई और है अभी। डियर स्टूडेंट्स, ये सारा इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर दी मैंने, अंडरलाइन भी कर दी रेड पेन से। कितना इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना, आप डायरेक्ट आपका ध्यान जाएगा। दूसरा एक चीज और देखना आप, जब आपका थंबनेल देखते हैं ना, थीम शुरू में, उस पर मैंने जो न्यूज लगाता हूँ ना, और वो अंडरलाइन होती है, उसका मतलब उनमें 10 क्वेश्चन जरूर है। ये आप मान के चला, कम से कम 10 क्वेश्चन उनमें है। उसकी सिग्निफिकेंस है भाई, मैं प्रोफेसर हूँ, कोई वन न्यूज लगाता हूँ उसकी सिग्निफिकेंस है जब भी लगाता हूँ, ऐसे नहीं अखबार के 6 न्यूज लगा दो ये दिखाने के लिए भी मैं अखबार का एनालिसिस कर रहा हूँ, क्रिटिकल, नो, ऐसा नहीं है। उस न्यूज का सिग्निफिकेंस है, उसमें 10-12 क्वेश्चन छुपे हुए। अब हम आते हैं कि हमने न्यूज जैसे सारी कर ली, उसमें से क्वेश्चन निकाल दिए। अब ये जो क्वेश्चन हैं, जो आप एकेडमी में बैठे हैं, मैं रोजाना बताता हूँ, जो हमारे थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ बच्चे एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो ये देखना, पिछले 1 महीने से मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, करीब करीब मैंने 500 क्वेश्चन निकाल दिए होंगे। क्या आपके 50 क्वेश्चन उस एकेडमी में आए हैं, या 100 आए हैं इन 500 में से? तो यदि कोई एकेडमी आप में 400-500 क्वेश्चन निकाल दिया, मैं उसको समझूंगा परफेक्ट एकेडमी है। लेकिन 2.5-3 घंटे इतने लगा के एक एक क्वेश्चन को इस तरह से निकालना, वो कोई जो है 40-30 साल का जिसका तजर्बा है वो तो निकाल सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप जितनी मर्जी जो है ना, इतनी बड़ी कोचिंग सेंटर पे हैं, मुखर्जी नगर में है चाहे आप राजेंद्र नगर में, एक चीज मेरी जरूर याद रखना, यदि आपने प्रिलिमिनरी जो है ना सेफली चलना है, मेरे स्केपुलर भी बहुत सारे पास हो गई है, मैं नहीं क्लेम करता, लेकिन आपने 100 से ज्यादा लेने, 110 नंबर लेने, तो 15-20 मिनट किसान अकेडमी .com का प्लेटफॉर्म खोल के, और वो
चुपचाप अपने क्वेश्चन सोल्व करके ये देख लें मेरे कितने मार्क्स आते हैं। यदि आपके 80% आने लग गए तो समझ लो कि आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे अगले साल प्रीलिमिनरी में। और साथ में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो नोट करके रखो, उनके आंसर राइटिंग शुरू कर दो। जैसे आज मैंने एमडीबी पे दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है और आया भी है। और न्यूज को जो ना, इंपॉर्टेंट न्यूज पर नजर जरूर मारो यदि आपका टाइम जितना है। मान लिया आपका 1 घंटा है तो आप न्यूज पढ़ लो और साथ में क्वेश्चन कर लो। आधा घंटा है तो क्वेश्चन जरूर करो, उसमें आपके सिर्फ 10-15 मिनट लगेंगे। ये एक्सरसाइज इनोवेटिव एक्सरसाइज है, फर्स्ट टाइम इंडिया में मैंने शुरू की है एक प्रोफेसर ने। और इसमें मेरा इंटरेस्ट यही है, जो बच्चे बेचारे 2-2 3 साल से एकेडमी में बैठे हैं और प्रिलिमिनरी में हो नहीं गया, उनका क्या कसूर है? अच्छे बच्चे हैं, ब्रिलियंट। तो ये जो है उनके लिए एक, ये समझ लिए आप, बहुत बड़ा पेनेशिया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम आते हैं यही इस तरह अच्छी न्यूज लेके, क्रिटिकल ऐसे ही क्वेश्चंस लेके जो कि आपने सुने नहीं है बहुत सारे, वो आपके प्रीलिमिनरी में और मेन के लिए। सुबह फिर हम ये एक्सरसाइज ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करेंगे और आपके पास आएंगे। तो अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।